नमस्कार जी, मेरा नाम है दीपक और आज मेरे साथ हैं आनंद जी। हम लोग आनंद जी की लाइफ स्टोरी पे एक सीरीज़ बना रहे हैं और ये वीडियो उस सीरीज़ का 26वाँ पार्ट है। तो पीछे 2 वीडियो में हम लोगों ने संगीत की बातें करी कि मैंने सर को काफ़ी संगीत में इन्वॉल्व्ड देखा है यहाँ पे भी। और एक और चीज़ है वो क्रिएटिव चैनल में जिसमें सर बहुत एक्टिव हैं, तो वो है राइटिंग। तो आज की इस वीडियो में हम सर से उनके राइटिंग के, लिखने के अनुभव जानेंगे। तो मैं सबसे पहले अभी जो सर की किताब अभी तक की किताबें जो लिखी हैं सर ने, उसकी लिस्ट मैं लेके बैठा हूँ और एक बार मैं इनके नाम आप सभी को बताता हूँ। अभी वैसे बहुत लोग हमें कहते हैं कि अभी ये किताब नहीं मिल रही, वो किताब नहीं मिल रही। अभी एक्चुअली पीछे काफ़ी काम चल रहा है और जैसे चीज़ें अवेलेबल होंगी, आप लोगों को पता लग जाएगा। तो सर की ये कुछ किताबें हैं। पहली है मुझे स्वयं सीखने दो, फिर पूर्ण आत्मनिर्भर शिक्षा, तीसरी होलिस्टिक एजुकेशन, चौथी डांस ऑफ द बी, पांचवी साविद्या या विमुक्तय, छठी सुनहरा बचपन, सातवीं प्रकाश पथ और आठवीं कॉन्शियस एवोल्यूशन। तो ये लगभग 8 बुक्स हैं जो सर ने अभी तक लिखी हैं और इन आठों में मुझे लगता है कि मतलब ये स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन इन सब के अराउंड होंगी, ये मेरा गेस है। बाकी हम लोग सर से जानेंगे। तो सर, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आपकी लिखने की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? तो यहाँ क्या हुआ कि जिस ऑर्गेनाइज़ेशन में मैं था, ये भुवनेश्वरी महिला आश्रम, जिसके परिसर में हमारा स्कूल भी है, तो यहाँ बजट आता था हुँ, हुँ। पब्लिकेशन का और कोई लिखने वाला था नहीं। तो एक दिन वो तो सिरिल रेफियल उस समय यहाँ के कर्ता-धर्ता थे और मेरे दोस्त भी मतलब मुझे अच्छा मानते थे। एक दिन कह रहे, "देख यार आनंद, इतना पैसा आता है और ये वापस करना पड़ता है हर साल।" अच्छा। मैंने कहा, "ये किस चीज़ के लिए कि कोई लिखता ही नहीं यहाँ?" मैंने कहा, "किताब के लिए।" "हाँ" की। अब मैंने कहा, "मैं लिखूँ तो?" तो हँसने लगे कि लिख। तो उन्हीं दिनों एक टीचर्स ट्रेनिंग मैं कर रहा था। एक टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स संस्था ने रखा था 18 महीने का। ये बीएड वगैरह के समकक्ष 18 महीने का और मैं उसका इंचार्ज था कि आप ढूँढो रिसोर्स पर्सन्स और वगैरह-वगैरह। तो तब तक भूकंप आ गया उत्तरकाशी में। 91 की बात है, एक भूकंप आया था यहाँ बहुत बड़ा। उससे सारे डिस्ट्रैक्ट हो गए, कोई नहीं आया रिसोर्स पर्सन, तो मुझे ही सँभालना पड़ा। तो पहले मैंने संगीत वगैरह सिखाया उनको, फिर मैंने कहा यार ये तो टीचर्स ट्रेनिंग है, तो कुछ करना पड़ेगा। तो उन दिनों में कुछ लोकल मटेरियल का यूज़ करते हुए कुछ प्लेवे मेथड्स छोटे बच्चों के लिए, 3 से 6 साल वालों के लिए, इस पे काम कर कर रहा था। तब तक स्कूल नहीं था ये वाला और मैं कोई उससे पहले कोई टीचर्स ट्रेनिंग भी नहीं की थी। भाई इनका ये कोर्स कर रहा था। तो मैंने ये साफ-साफ लिख के हाथ से और उसमें चित्र बना के और मेरा ये था कि वो 12 थे कैंडिडेट्स कि 12 सेट बना के उनमें मैं सर्कुलेट करूँगा, वो इसको पढ़ते रहेंगे। और मैंने करीब 37-38 पेज लिख दिए थे। मुझे याद है वो था 31 दिसंबर, उस दिन बर्फ़ गिरी। अच्छा। हाँ, और ये ऑक्सफैम या कोई और फंडिंग एजेंसी के लोग आए हुए थे और वो कह रहे थे कि अगर तुम्हारे पास एजुकेशन का कोई अच्छा आदमी है, तो हम कुछ फंड्स हैं हमारे पास, आप कुछ और भी चीज़ें कर सकते हो। तो सिरिल जी ने एक पर्ची भेजी, रास्ते में सब जगह बर्फ़ थी, तो कि यार वो तूने जो मटीरियल बनाया वो भी लेके यार आजा। तो मैं गया, उन्होंने वो देखे 37-38 पेज और तो मैं तो दे के आ गया। हुँ, मैंने कहा जी आप बातचीत कर लो। मेरे से उनकी हुँ, हुँ। बातचीत हुई थोड़ी, उसके बाद मैं आ गया। अगले दिन सलील जी कहने लगे यार वो तो पीछे पड़ गए कि इसको छपना चाहिए।
मैं तो अभी बोल ही रहा था, लेकिन ये तो 37 ही 38 पेज हैं। मैंने कहा मैं और कितना कि करीब 100 पेज पे पहुँचा दे इसको। हुँ, हुँ। तो मैंने तब और ग लिखना शुरू किया और वो 100 पेज के करीब हो गया, उसके बाद छपा काफ़ी बढ़िया। मतलब जो शुरुआती पब्लिकेशन था, शानदार उसका कागज़ और बजट भी काफ़ी था हुँ। और वो वापस भेजने की बजाय हुँ, उन्होंने हुँ, हुँ। सोचा कि ये अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन, तो उसको बहुत एप्रिशिएट किया गया। ये जो टीचर्स ट्रेनिंग जो लोग करते हैं अ, छोटे बच्चों की टीचर का 3 से 6 साल, बालवाड़ी, आंगनवाड़ी, तो उन्होंने बहुत एप्रिशिएट किया। तो वो पहला था। मेरा तो ये था कि मैं लिखूँगा तो ये छापेंगे पहले तो। छप भी गया तो लोग क्या मानेंगे कि उसको? लेकिन उसकी कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ हो गई। मैंने कहा यार तब तो मैं और लिखता हूँ। तो सिरिल जी को मैंने कहा इस साल भी है बजट? अरे! कि वो तो हर साल आता है। मैंने कहा मैं और लिखना चाहता हूँ कि लिख। तब मैंने लिखी पूर्ण आत्मनिर्भर शिक्षा और इसमें थोड़ा-सा मैं सीरियसली सोचने लगा कि अच्छी शिक्षा अगर की जाए, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि पैसा कहाँ से आएगा? जो पैसा देने वाला है वो आपको कंट्रोल करेगा। तो अगर कोई मैनेजमेंट है आपके ऊपर, तो वो जो बोलेंगे वो आपको करना पड़ेगा क्योंकि पैसा वो दे रहे हैं। इसलिए सफलता आपको तब मिलेगी कि आपके पास आइडिया तो होना ही चाहिए ओरिजिनल, लेकिन आप ही के पास पैसे भी होने चाहिए। पैसा आप वहीं जनरेट करो, बाहर से नहीं। बाहर से आप मतलब जैसे इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ कुछ बना के कोई चीज़ बेच सकते हो, लेकिन आप हो मतलब अ, ओनर या ओनर उसके। हाँ, हाँ, मतलब आपके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है, हाँ। तब ये सफल हो सकता है। ये आइडिया मैंने पहली बार उसमें दिया, पूर्ण आत्मनिर्भर शिक्षा, पूर्ण कंप्लीट आत्मनिर्भर सेल्फ सफिशिएंट और तो ये आइडिया उसमें मैंने दिया और कुछ-कुछ इनकम जनरेटिंग चीज़ों का हवाला दिया, जो कि ईज़िली हो सकते हैं। कुछ-कुछ हमने किए भी। इस स्कूल में ज़्यादा नहीं किए, पर मैंने व्यक्तिगत रूप से उनका किया। जैसे ग्रीटिंग कार्ड, ये पत्ते, फूल वगैरह इनको चिपका के अखबार में 6-7 दिन में सूख जाते हैं। फिर उसपे गोंद लगा के फेविकोल और उसको कागज़ पे चिपका दो और उसके पैटर्न बनते हैं कमाल के। हुँ, और एक-एक कार्ड ये विदेशी आते हैं तो ये तो ₹200 का आराम से ले लेते हैं। हुँ, लगता उसमें आपका बहुत ही कम है, 3-4 रुपए भी नहीं हुँ, लगता। हुँ, ख़ैर तो ये था। उसके बाद फिर मैंने शायद 2 साल बाद मैंने कहा यार इंग्लिश में लिख सकता हूँ क्या मैं? तो मैं फिर आया सिरिल रफ़ेल जी के पास में तब यहाँ नहीं था, छोड़ चुका था। यहाँ रहा मैं उस ज़माने में 2-3 साल 90, 91, 92, 93 के आस-पास। पर ये होलिस्टिक एजुकेशन उससे 1-2 साल बाद की बात है। उन्होंने कहा लिख। तो होलिस्टिक एजुकेशन में वही आइडिया है जो पूर्ण आत्मनिर्भर शिक्षा में है। प्रेज़ेंटेशन अलग है, चित्र ज़रा ज़्यादा अच्छे हैं और इंग्लिश में। तो 2-3 साल बाद मुझे फ़ीडबैक मिलना शुरू हुआ। एक किसी ट्रेनिंग में ये किताब रखी थी और मुझे भी बुलाया गया था, पर कोई नहीं जानता था कि ये राइटर है और मुझे कोई घास डाल भी नहीं रहे थे, मुझे कोई जानता ही नहीं था और रिसोर्स पर्सन्स वो करते गए। आखिरी दिन उनमें से मेन एक लेडी थी, उसको पता चला कि इसका राइटर ये है अच्छा। और वो उस किताब की बहुत तारीफ़ करती थी। हुँ, सुबह-सुबह मेरे पास आ गई और तब कि ये ऐसा ऐसा स्कूल हो तो क्या हो सकता है वगैरह-वगैरह। चलो मैंने कहा, तो वो भी पसंद की गई। फिर मुझे लगा कि मैं जो लिखना चाहता था मैंने अभी तक नहीं लिखा। ये तो सब टुकड़े-टुकड़े में बात हो रही। तो संपूर्ण बात कि भई बच्चा पैदा हुआ तब से लेकर के और जब तक वो मैच्योर होता है, तब तक उसके साथ क्या किया जाए, किस उम्र में कैसा परिवेश मिले, एक ये। दूसरा उद्देश्य क्या है मनुष्य जीवन का। तो ये बात मैंने अभी तक ज़्यादा थोड़ा होलिस्टिक एजुकेशन में छुआ उसको, लेकिन ये बात एक्चुअली मैंने इसी में ली ढंग से डांस ऑफ द बी में। तो डांस ऑफ द बी में फिर ये साइंस की दृष्टि से ज़्यादा साइंटिफिक दृष्टि से उसमें मैंने जे कृष्णमूर्ति, डेविड बॉम, रूपर्ट शेल्ड्रेक
फ्रिट्ज़ ऑफ कापरा, इन लोगों को कोट किया। और इनकी किताबें तब लेटेस्ट किताबें मैं देखता था, ये खान मार्केट दिल्ली में अ, कंसल्टेंसी भी कर रहा था, कुछ-कुछ पैसे लेके जाता था, वहाँ से लेटेस्ट किताबें। उन्हीं दिनों में इनको भी पढ़ रहा था, गुरजीएफ है और ये टिबेटन बुक ऑफ लिविंग एंड डाइंग, कोई रिम्पोचे हैं, ऐसे भी आध्यात्मिक। तो वो किताब जो मैंने लिखी डांस ऑफ द बी, उसमें मुझे लगा कि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो मैं बोलना चाह रहा था एक्चुअली, पर ये थी इंग्लिश में। तो मैंने कहा यार इसका एक हिंदी वर्ज़न होना चाहिए। ओके, डांस ऑफ हाँ, द बी का। हाँ, डांस ऑफ द बी का। ओके। तो ये 99 में किसी पिछले वीडियो में मैं बोल रहा था, एक बार मैं फिर बीमार हुआ था, हुँ, हुँ, हुँ। फिर इलाज चला, फिर मैंने डॉक्टर को पूछा मैं ट्रैवल कर सकता हूँ? उन्होंने बोला और तब मैं केरल तक गया। हुँ, तो केरल जाने से पहले मैं उत्तराखंड के ही एक शहर में और मेरे साथ 2 और भी थे कि आप ही के साथ रहना है, तो मैंने कहा चलो भाई मुझे एक किताब लिखनी है, कोई बढ़िया जगह मिले वहाँ रुक जाएँगे। तो एक शहर में गए और वहाँ हम रुक गए और वहाँ मैंने ये लिखी, शायद डेढ़ 2 महीने लगे होंगे। सा विद्या या विमुक्तये। लेकिन ये छपी अभी 3-4 साल पहले। मैन्युस्क्रिप्ट पड़ा रहा, हमारे पास या तो पैसे नहीं होते थे या प्रायोरिटी नहीं होती थी। तो फिर कुछ दोस्त लोग हैं उन्होंने बोला कि वो पढ़ा है अभी मैन्युस्क्रिप्ट? मैंने कहा यार होना तो चाहिए, कहीं ढूँढा तो था कि हम उसको छापना चाहते हैं, तो वो छपी और अभी उसकी बहुत डिमांड है। मुझे लग रहा था कि ये इतनी मेहनत कौन करेगा? उसमें मतलब आपको ऐसे नहीं कि कहीं से भी पढ़ लो और कुछ-कुछ पकड़ में आ जाए। पूरी किताब आपको पढ़नी पड़ेगी और बिल्कुल सिस्टमैटिकली, तब अंत में आपको समझ आएगी अच्छा ये बोल क्या रहा है। आजकल पेशेंस कम है, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि ऐसे रीडर्स हैं अभी, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। और वो कह रहे हैं कि ये वेबसाइट में भी नहीं है, डांस शब्द भी तो है, ये अभी डाला नहीं, डालेंगे जल्दी। तो ये था, उसके बाद ये प्रयोग शुरू हो गया, स्कूल का। स्कूल का प्रयोग जब शुरू हुआ तो यहाँ ये सुनहरा बचपन मैंने लिखी 2005-6 के आसपास। उस समय पैसे की ज़रूरत थी और इन्होंने बोला इस प्रोजेक्ट में जो लोग थे कि भई हमारे पास इसके लिए बजट है और 10 पॉइंट्स दिए कि 3 से 6 साल के बच्चों का जो स्कूल होता है उसमें पोषाहार कैसा हो, पेरेंट्स के साथ एंटर 10 पॉइंट वो सारे घिसे-पिटे। तो मैंने कहा यार ये तो नहीं, इसमें मैं नहीं लिखूँगा। तो फिर वो सिरिल रेफ़ियल थे, उन्होंने यार कि तू वही लिख जो तू लिखना चाहता है। मैंने कहा तो पैसे नहीं देंगे। फिर मुझे अब पैसे की ज़रूरत थी, तो मैंने उनको बोला भाई आधे ही पैसे अभी दे दो। तो उन्होंने कहा 45,000 दे दे। मैंने कहा ठीक 22,500 अभी दे दो, बाकी बाद में देना। अब मुझे 3 महीने लग जाएँगे लिखने में। उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा 22,500 देता रहूँगा तब वापस, इन्होंने मानना तो है नहीं। उस किताब में मैंने वो तो उनके पॉइंट-पॉइंट सब एक तरफ रख दिए। एकदम ही ओरिजिनल और मैंने कहा ये इनके लिए नहीं लिख रहा मैं, छपेगा तो कहीं और हुँ, हुँ, छपेगा हुँ। शायद। लेकिन उनको इतना पसंद आया मैन्युस्क्रिप्ट, हाथ से लिखी हुई है। मैंने कहा यार ये तो भूल ही गए इन्होंने वो जो 10 पॉइंट्स दिए थे। तो वो किताब बहुत ही सफल रही और उसपे तब एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया, मुझे सम्मानित करने के लिए, हालाँकि मैं गया नहीं वहाँ और तो वो थी। और ये प्रकाश पथ तो जब हमारे सॉन्ग्स हो गए थे 30-32 तो तब एक दोस्त ने बोला वो कोई प्रोजेक्ट कर रहा था कि मेरे प्रोजेक्ट में कुछ ऐसा है पब्लिकेशन का, वो यूज़ होने वाला नहीं है, तो उससे हम ये छाप दें? मैंने कहा यार बहुत बढ़िया। तो ये प्रकाश पथ इसमें करीब 30 कविताएँ होंगी, ये हमारे सॉन्ग्स मतलब, वो तब छपी और उसमें लेकिन मैंने इंट्रोडक्शन में कुछ लिखा है, कुछ पेजेज़ हैं 5-7 और उसमें काफ़ी चीज़ें हैं ध्यान से रिलेटेड। हाँ, उन 5-7 पेजों में वो गीत नहीं है, गीत नहीं, मतलब गीत कुछ कंटेंट है। नहीं। हाँ, हुँ, इस तो ये है। इसके बाद शायद वो कॉन्शियस इवोल्यूशन 2012 में, वो ये असेंबली से क्या होता है, तब तक मैंने म्यूज़िक पे काफ़ी रिसर्च कर ली थी।
कि म्यूज़िक से क्या होता है, मेडिटेशन से क्या होता है, ब्रेन के किस-किस इलाके में क्या-क्या होता है। क्योंकि लोग तभी मानते हैं ना, जब आप न्यूरोलॉजी वगैरह कोड करो। जब आप हाँ, हुँ। वेस्टर्न साइंस का उसमें यूज़ हाँ, करोगे। तो मैंने उस भाषा में ये लिखा कॉन्शियस इवोल्यूशन। अब जो नाम ही बता रहा है हुँ, हुँ, कि हम इवॉल्व कैसे हों कॉन्शियसली। हाँ, कॉन्शियसली अपनी मेहनत से। ये उसका थीम था। तो यही मेन है मेरे ख्याल से। अभी जैसे आपने बताया कि सुनहरा बचपन बहुत फ़ेमस हुई हुँ, और एक इवेंट आयोजन किया हुँ, गया। हुँ। तो आप उस इवेंट में क्यों नहीं गए थे जब आपको सम्मानित किया जाना था? पता नहीं क्यों ये जो सम्मानित करने के तरीके हैं ना मुझे फ़ेक लगते हैं। मुझे लगता है कि इसमें डिसऑनेस्टी है। उसमें 60 से ज़्यादा लोग थे और उत्तराखंड के शिक्षा से जुड़े हुए बड़े-बड़े सब साथ थे। और तो यहाँ से वो बार-बार बोलते रहे कि आनंद जी प्लीज़ आपको आना ही आना है। 5 मिनट बस 5 मिनट के लिए आना है। अब 5 मिनट यहाँ से 5-6 घंटे उधर, 5-6 घंटे इधर। मैंने कहा 5 मिनट कहाँ है, ये तो पूरा दिन वेस्ट होगा। पर ये नहीं थी बात, तो मैंने अपने दोस्त को भेजा यहाँ से। तो बाद में तब ये मेरे साथियों ने बोला कि आप गए क्यों नहीं? वो तो सम्मानित कर रहे थे। तो मैंने कहा यार पहली बात मैंने उनको पूछना था कि आप में से किस-किस ने ये किताब पढ़ी? और पक्की बात है 3-4 से ज़्यादा हाथ खड़े होने वाले नहीं थे। लोग पढ़ते नहीं हैं कि किताब अच्छी है जी, कोई है आनंद द्विवेदी, सम्मानित किया जा रहा है, लेकिन वो किताब पढ़ी नहीं होगी उन्होंने। तो मैंने ये पूछना था पहले। दूसरी बात मैंने ये बोलनी थी कि भई आप तो अधिकारी हैं, शिक्षा में बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर ये आइडिया अच्छा है, आप अब क्या-क्या करने वाले हो, कहाँ-कहाँ? इस आइडिया को लेके। अच्छा है ना? नहीं तो क्यों सम्मानित कर रहे? और अगर अच्छा है, तो आपके पास तो सारी अथॉरिटी है, आप क्या करने वाले हो? अगर कुछ नहीं करने वाले, तो तुम ये सम्मानित किसको कर रहे हो? इस शरीर को? इससे तो बेकार अहंकार ही जो बढ़ेगा। मेरा और जिस संस्था ने इसको पब्लिश किया उसका। तो मैंने कहा ये सब मैं बोलता तो अच्छा रहता। कहने लगे तब तो ठीक ही किया आपने नहीं गए। मैंने कहा इसीलिए मैं नहीं गया क्योंकि ये ऊपर-ऊपर का सम्मान-सम्मान इस चक्कर में जो असली चीज़ है, वो डिस्कस होती ही नहीं है कि भाई क्या करें? अगर ये अच्छा आइडिया है तो कैसे करें? तो आपको क्या लगा मतलब क्या आपको लगता है कि भले ये अच्छा आइडिया है जो आपने किताबों में लिखे हैं, वो इतने लार्ज स्केल पे इम्प्लीमेंट क्या वो हो सकता है? अगर होगा तो आपको क्या लगता है कि कब तक होगा? इंसान पे डिपेंड करता है। वो कुछ नहीं चाहिए, कोई रिसोर्सेज़ नहीं चाहिए, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, इंसान चाहिए। तो ऐसे इंसान अगर होंगे, सत्यान्वेषी हों, जिनका एक ही मिशन हो इस लाइफ में मुझे जानना है मैं कौन हूँ? मेरे अंदर क्या-क्या प्रतिभाएँ हैं, क्या-क्या चीज़ें हैं और मैं बेस्ट क्या कर सकता हूँ समाज के लिए क्योंकि वो साधना से जुड़ा है, निस्वार्थ सेवा। ऐसी फायर अगर है किसी एक के अंदर तो वो एक इंस्टीट्यूशन खड़ा कर सकता है, कहीं भी। और ऐसे लोग अगर होंगे तो तब होगा। ये पैसे-पुसे से नहीं होने वाला है। बहुत सारे एनजीओज़ कर रहे हैं, सरकार कर रही है, कितना ज़ोर लगा रहे हैं। लोग बहुत भाग-दौड़ कर रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम्पल सेट नहीं कर रहे किसी एक जगह। एक आदमी यहाँ आया कि जी आप बहुत इनोवेटिव कर रहे हो, हम भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं 125 स्कूलों में। मैंने कहा उसमें से एक भी स्कूल का आपको पता है ढंग से कि एक्चुअली वहाँ हो क्या रहा है? भई 125 स्कूलों का चक्कर लगाने के चक्कर में तुमको क्या पता है एक्चुअली क्या हो रहा है? तो बहुत लोग ऊपर-ऊपर से उठाते हैं, अच्छा क्या है जी म्यूज़िक, अच्छा म्यूज़िक कर देंगे और मेडिटेशन, तो कई जगह होता है वो टेप बजा देते हैं गाइडेड मेडिटेशन, बच्चे उनको दिखाने के लिए आँखें बंद कर देते हैं, एक्चुअली कोई नहीं करता, बहुत रेयर। टीचर्स अगर डीप मेडिटेटर्स नहीं होंगे, तो बच्चे क्यों करेंगे? अच्छा, संगीत की क्वालिटी देखो स्कूलों में, बहुत पुअर। टीचर्स की सैलरी तो बहुत ज़्यादा, लेकिन कहीं असेंबली नहीं होती ढंग की कि हारमोनियम बज रहा है, तबला बज रहा है।
इसके बिना तो टीचर लेना ही नहीं चाहिए कायदे से। जिन स्कूलों में एक ही टीचर है, उसी को संगीत नहीं आता तो कैसे करेगा? तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं और हम जो कर रहे हैं ये हो सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ इंसान चाहिए जो तैयार हो जाएँ और वो तब सीख सकते हैं, जो स्किल उनमें नहीं है, सीख सकता है इंसान एक ही साल में पता नहीं क्या-क्या सीख सकता है। तो हो सकता है। मतलब ये जो आप जितना आपने लिखा, हुँ। उसमें से आपको क्या लगता है कितना प्रतिशत आप मतलब आपके स्कूल में एपीवी में हो पा रहा है इम्प्लीमेंट? उसमें से जो मेन 2 चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक हो रही हैं। एक है मेडिटेशन, एक है म्यूज़िक। ये 2 चीज़ें तो हो रही हैं। इनको मैं मानता हूँ 90% और हम कुछ ना कराएँ। ABCD गणित ना कराएँ, कुछ ना कराएँ, ये 2 चीज़ें हों और प्यार का माहौल हो, जो कि है यहाँ काफ़ी हद तक, तो असली चीज़ तो हो रही है। बाकी में तब ये कम-ज़्यादा है। बाकी टीचर पे डिपेंड करता है, टीचर कितना तैयार है और लेकिन मुख्य चीज़ें हो रही हैं। बच्चे ध्यान बहुत सारे बच्चे सीख गए मेरे ख़्याल से, जो बड़े हैं, सीरियसली ट्राई करते हैं और संगीत तो संगीत में सबकी रुचि है, केजी से लेके कक्षा 2 का बच्चा ऐसी ढोलक आपको बजा के दिखा देगा, जो कि हम लोग नहीं बजा सकते। हुँ। तो ये संगीत भी वहाँ चला गया। संगीत को होल ब्रेन एक्टिविटी बोलते हैं, सारा दिमाग जाग जाता है। तो ये तो हो रहा है, लेकिन बहुत कुछ नहीं हो रहा है, जो मेरा विज़न है। ओके, जैसे आत्मनिर्भर नहीं है, ओके। आत्मनिर्भर अभी ठीक है, दोस्त लोग मदद कर रहे हैं, पर क्या भरोसा और कब तक करेंगे? तो आत्मनिर्भरता का एलिमेंट अभी नहीं है इसमें। मेरे ख़्याल से वो भी अगर हो जाए, तो फिर बाकी गैप्स तो पूरे हो जाएँगे कि भई पढ़ाने के तरीके वगैरह-वगैरह ये सब तो हो जाएँगे। पर एक बहुत बड़ा इश्यू है वो है सेल्फ सफिशिएंसी का। फंड्स पे डिपेंड करना ठीक नहीं है। फंड्स लोग देंगे, तो उससे आप और ज़्यादा हो गया पैसा तो कुछ और काम कर सकते हैं। हम गाँव या में कुछ आगे के लिए रख सकते हैं। आगे के लिए हाँ। रख सकते हैं, लेकिन ये जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं और जो जैसे टीचर्स की सैलरीज़ वगैरह हैं, महीने का जो खर्चा है, उतना हमें कमाना चाहिए। मेरा विज़न है कि आप सैलरी के लिए किसी पे डिपेंड नहीं है। आपका जो खाना-पीना जो रनिंग कॉस्ट है, उसके लिए डिपेंड नहीं है, किसी पे नहीं। उसके अलावा आप डोनेशंस अगर आ रही हैं, उससे आप और काम कर सकते हो बहुत सारा। वो अभी नहीं हो रहा है, हम जनरेट नहीं कर पा रहे अभी। तो भविष्य में होगा, कभी ना कभी। और जब भी कोई किताब लिखी जाती है, तो उनके टाइटल्स एक अलग महत्व रखते हैं हुँ, कि उस टाइटल से लोगों के मन में चाहे जिज्ञासा जागती है कि अरे! इसमें क्या होगा? हुँ, तो जैसे कुछ-कुछ टाइटल्स हैं जो मेरे को इंटरेस्टिंग लगते हैं, डांस ऑफ द बी। मैंने शायद आज तक ये आपसे पूछा नहीं ये टाइटल कहाँ से आया हुँ, या हुँ, फिर साविद्या या विमुक्तय कि हुँ, इसका मतलब क्या है और हुँ, क्या है ये? हुँ, हुँ, तो कुछ-कुछ टाइटल्स पे अगर आप हुँ। मतलब मेरे ख्याल से ये प्रकाश 2 डालें। ही हैं, जिनके टाइटल्स में थोड़ा कम लोगों को पता है। हुँ। ये बाकी तो अंदाज़ लगा लेंगे। हुँ, हुँ, हुँ। पर डांस ऑफ द बी बहुत लोग क्या छाप देते हैं डांस ऑफ बीज़, प्लूरल कर देते हैं। तो मैं समझ जाता हूँ इनको समझ नहीं है ये बात। एक बार एक भाई साहब थे कि आपने की किताबें लिखी हैं? मैंने कहा हाँ जी। मैंने कहा एक ये भी है डांस ऑफ द बी। ना मधुमक्खियों के बारे में कि नहीं? मैंने कहा ये शिक्षा पे है। हैं? मैं अध्यात्म पे शिक्षा पे। तो बी पापा उसने पूछा नहीं। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी जगह ये मधुमक्खियाँ रह रही हैं। अब ये फूलों की तलाश में जाती हैं, फूलों का रस लाएँगी। तो मान लीजिए एक मधुमक्खी 1 किलोमीटर दूर गई, अकेली है, वहाँ बहुत सारे फूल हैं। तो वापस आके डांस करके बताती है, सारी कॉलोनी को कि कहाँ हैं वो फूल, उसका मैप क्या है, तुम कैसे उड़ के जाओगे और इनको दिखता तो है नहीं। तो वो जो डांस है, उससे कोई केमिकल मैप बनता है शायद। इनके शरीर में ऐसा कुछ हो जाता है कि वो सीधे वहीं जाएँगे फिर।
और कैसे होता भगवान जाने। लेकिन मैंने सुना है कि वो ये भी कम्युनिकेट कर देती हैं कि कहाँ से कहाँ तक फूल हैं और कौन-कौन से फूल ऐसे हैं जिनका रस जा चुका है, कम रस है और किस में ज़्यादा है। बहुत आश्चर्यजनक स्टडीज़। तो वो जो मधुमक्खी वापस आके डांस करती है, जिसने स्रोत को देख लिया, औरों को बताने की कोशिश कर रही है, वो है डांस ऑफ द बी। तो शब्द जो है वो डांस है। ये जो शब्द किताब मतलब शब्द में लिखा लिखा ना आपने, तो शब्द उस बी का डांस है और डांस में फूल का रस नहीं है। डांस में मैप है और मैप उसके लिए वैलिड है जो जाएगा। जो फ़ॉलो करेगा उस मैप को, पहले तो समझेगा, फ़ॉलो करेगा तो सोर्स तक जा सकता है। ये था। तो ये बहुत कम लोगों को बात पकड़ में आई और ये था सा विद्या या विमुक्तये। वैसे तो नाम से तो पता चल ही रहा है कि विद्या वो है जो हमको फ्री करे, आज़ाद करे। लोग पूछते हैं काहे से आज़ाद करे? वो भी एक्सप्लेन हम कर देते हैं कि भई इग्नोरेंस से, नेगेटिव इमोशन से, स्वार्थ से, ये जो मैल है अ, आत्मा और हमारे जगत के साथ जो इंटरैक्शन है उसके बीच में जो मैल है, तो लागा चुनरी में दाग तो उसको धोना है। तो ये लेकिन इसका स्रोत क्या है? तो एक अंग्रेज़ दोस्त था वो मेरे पीछे पड़ गया, ये आपने कहाँ से लिया? मैंने कहा यार ये बहुत पॉपुलर है, होगा किसी वेद में, उपनिषद में। उसने कहा मुझे सोर्स चाहिए इसका एग्ज़ैक्ट, कुछ लिख रहा था वो हुँ, हुँ, स्कूल के लिए। हुँ, अच्छा मैंने कहा पता करेंगे। तो एक साउथ के सन्यासी हैं हमारे जोसेफ जी, वो आए। मैंने कहा जोसेफ जी इसका पता चल जाएगा? ये बिल्कुल चल जाएगा, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। मैंने कहा पता करो। उन्होंने पता किया, 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 किया। 15 दिन में खबर आई कि ये किसी उपनिषद में नहीं और किसी वेद में भी नहीं। अच्छा मैंने कहा पर है कहाँ? कि कम से कम इतना तो पता चला इसमें नहीं है, ये नहीं पढ़ेंगे लोग। हुँ, तब रह गए पुराण। हुँ, खैर 1 महीने बाद पता चला कि ये विष्णु पुराण में। अच्छा। तो विष्णु पुराण में वो हिरण्यकश्यप की कहानी है ना, हुँ, हुँ, हिरण्यकश्यप का बेटा था प्रहलाद। तो हिरण्यकश्यप बोलता था मैं सबसे बड़ा, उसने देवताओं को भी की बंदी बना दिया था और उन्होंने एक टीचर अपॉइंट किया कि इस प्रहलाद को ये सिखा कि सबसे बड़ा मैं हूँ। ये कुछ और बोलता है। वो बोलता था सबसे बड़ा तो विष्णु है, उसी ने हम सबको बनाया। उसको बहुत गुस्सा आता था। अब प्यार भी करता था हिरण्यकश्यप। तो टीचर को बोला इसको सिखा के ला, कि टीचर ने कितनी ही कोशिश की। तो फिर ये कहता है कि अच्छा क्या-क्या सीखा मेरा बेटा? मैं सवाल पूछता हूँ और तब ये बोलता है कि पिताजी आप भी नहीं समझे और ये आचार्य जी भी नहीं समझे जो असली बात है। और तभी कुछ-कुछ बोलता है जिसमें से ये भी है। यत्कर्म तन्न बन्धाय सा विद्याया विमुक्तये। कर्म वो है जो आपको बाँधे नहीं। तो कर्म वो है जो आप ऐसे करो कि आप करने वाले नहीं हो। निष्काम कर्म जिसको बोलते हैं, तब वो बंधन नहीं बनेगा। नहीं तो बंध जाओगे। मैं अगर डाल दिया आपने उसमें, तो उससे बंध जाओगे आप। सा और विद्या वो है जो आपको मुक्त करे। सा विद्या या विमुक्तये। तो ये वहाँ से है। ये जो बात आपने कही इग्नोरेंस की या साविद्या या विमुक्ते कि हुँ, वो आपको मुक्त करे, हुँ, तो अगर कोई भी नॉर्मल इंसान है, हुँ, चाहे अगर मैं बोलूँ हुँ, कि मैं तो मुक्त ही हूँ, हुँ, मुक्त इन द सेंस कि सब है मेरे पे, कि अच्छी हेल्थ है, हुँ, जॉब है, मतलब पैसा है, मुझे कोई बंधन नहीं दिख रहा। तो ये हुँ। किस बंधनों की बात हो रही है? कहाँ से आप मतलब ये तब पता मुक्त चलेगा करने ना, की है? मान लीजिए कि किसी को पैसे की ज़रूरत है, अब आप नहीं दे रहे, मतलब आपको शक्ति लगती है पैसे में, तो ये आपका मैल है, आसक्ति है। मतलब सांसारिक चीज़ों के कारण जब आप बोल रहे हो कि मैं ठीक-ठाक हूँ,
वही है बंधन। क्योंकि ये तो कभी भी छिन जाएँगे और जब मृत्यु आएगी तो तब तो छिनेंगे ही, शरीर भी छिन जाएगा। वो कौन-सी चीज़ है आपके पास जिसको कभी कोई छीन नहीं पाएगा? और तब उसका हम अनुसंधान करें, तब मुक्त हो गए। तब हम कह सकते हैं कि भई मैं मुक्त हूँ। बाकी फ़िज़िकली तो दुनिया चाहिए। अब रोटी चाहिए दुनिया से आएगी, कपड़ा चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान इत्यादि, इत्यादि, ट्रांसपोर्ट चाहिए, मुझे लैपटॉप चाहिए, मुझे चीज़ें चाहिए इत्यादि। थोड़ा हेल्प चाहिए। ये तो हुआ फ़िज़िकल, इसकी बात नहीं कर रहे। जब हम बोल रहे हैं कि साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, साइकोलॉजिकल मतलब सब ठीक-ठाक है लेकिन साइकोलॉजिकली आप तृप्त नहीं हो और इसलिए अब आप को और चाहिए, पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। अब जो लोग कहते हैं कि मैं तो ठीक-ठाक हूँ, अचानक कोई ट्रेजेडी हो जाए, मान लीजिए कोई बोले मेरे पास तो बहुत सुंदर बीवी है, बच्चे हैं, मान लीजिए वो मर जाएँ और तब उसकी तरफ देखो रो क्यों रहा है फिर? नहीं है ना तेरे पास सब कुछ, वो तेरे थोड़ी थे। जो छिन सकता है वो तेरा कैसे हो गया? ये बात अगर समझ आ जाए कि मेरे पास जो है कहीं कोई ऐसी शक्ति तो नहीं जो इसको छीन देगी। हाँ, तो पता चलेगा ये तो सब छीनने ही वाला है। पैसा हो, ये हो, वो हो, नाम है, ये है, वो है, रूप है, ये तो सब जाएगा ही जाएगा। और ज़िंदगी तो बहुत छोटी है ना, आप बड़े टर्म्स में देखो कि वो उसके बाद भी शरीर चला गया, आपकी तो कंटिन्यूटी है यात्रा, यात्रा कंटिन्यूअस है। क्या लेके जाओगे आप? आगे चले तो कुछ तो लेके आप जाओगे ना। आगे जो व्हीकल है, उसके पास अब क्या है? ये तो हो नहीं सकता, वो ये धन-दौलत आपका ये सब तो गया, यहीं छूट गया। ऐसी कौन-सी दौलत आपने कमाई है, जो कि मृत्यु भी ना छीन सके? अब ये बात अगर समझ आ जाए, तो तब ये डिपेंडेंसी साइकोलॉजिकल खत्म हो सकती है। तब हम कह सकते हैं कि भई हम अ, मुक्त हैं और वो मुक्त होंगे कैसे? तो ऐसी जो भी चीज़ आप करोगे वो है विद्या। सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वो है जो इन सब चीज़ों को इकट्ठा करने में मदद करे, वो करे वो भी चलो बढ़िया बात है, लेकिन उसका असली रोल है कि मुक्त करे साइकोलॉजिकली। मतलब ये वाला मटेरियल वाला हो जाए उस विद्या से वो तो भी अच्छा है, तो अच्छा है उसकी भी ना ज़रूरत हो है। हाँ, बिल्कुल, ना हो तो पर वो नहीं छूटना चाहिए। हाँ, पर असली जो है वो अब जैसे इसमें एक चीज़ मतलब 1-2 क्वेश्चन मेरे मन में और आ रहे हैं कि ये बातें अगर हमारे पुराण में इतने सालों से लिखी हुई है, मतलब हज़ारों साल हो गए हुँ, और करोड़ों लोग हैं हुँ, कि पढ़ भी रहे हैं, डेली पढ़ाई चल रही है, एजुकेशन सब कुछ चल रहा है। हुँ, हुँ। पर ये क्यों नहीं कोई सिखा रहा या फिर ये क्यों हमें नॉर्मल लाइफ में नहीं दिख रही कहीं पे भी? ये डिग्रेड हो गया ना क्योंकि साथ-साथ और चीज़ें भी चल रही हैं, वेस्टर्न साइंस है। अभी साइंस ने सब कब्ज़ा कर दिया लोगों के दिमाग पे क्योंकि साइंस ने चमत्कार करके दिखा दिए, डरा भी दिया, बम-वम फोड़ दिए, कितने लोगों को मार-मुर दिया, हथियार ऐसे-ऐसे खतरनाक। तो अब साइंस हो गई असली चीज़ कि भई क्या सच है और क्या सच नहीं है, तो सच वो है जो साइंटिफिक है। अब ये तो अब साइंस तो अनुभव के रेंज में फ़ेल है। जहाँ से अनुभव शुरू होता है, वो ध्यान है, समाधि है या फीलिंग्स है कोई, प्रेम है, करुणा है, वहाँ साइंस नहीं पकड़ सकती उसको। लेकिन अब हमने मान लिया और ऐसे स्ट्रक्चर्स बना दिए कि वही ज्ञान काम आता है दुनिया में। बाहर की दुनिया में पैसा कमाना हो, आजकल ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, ये जहाँ-जहाँ जॉब्स हैं, वहाँ-वहाँ इस ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, जो उपनिषद्स में है। ये किसी को पता होगा भी, तो इसके बेसिस पे उसको जॉब नहीं मिलने वाली। ऐसी दुनिया हमने बना दी। शायद कभी कोई युग रहा हो कि भाई और क्या आता है तेरे को? और चलो तेरे को ये भी आता है, वो भी आता है, वो भी आता है और चीज़ें। असली चीज़ तेरे को पता है क्या?
कि ये उपनिषद क्या कह रहे हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम, कि सब कुछ ईश्वरमय है, तेरा कुछ नहीं है। तो ये अब ये कहाँ पूछने वाला है कोई। तो अभी तो दुनिया जैसी बन गई, सब चीज़ों की मीनिंग ही बदल गई कि नॉलेज क्या है, सफल ज़िंदगी क्या है, उसके मानक बदल गए। तो स्कूल और कॉलेज वगैरह-वगैरह इन सब का काम है कि वो जो वेस्टर्न साइंटिफिक हिसाब से जो ज्ञान है उसको किसी तरीके से थोपना है। खुशी किसी का मुद्दा नहीं है कि बच्चा खुश रहे और अंत में जब बड़ा हो तो उसकी खुशी और बढ़े, ऐसे-ऐसे तैयार करो, वो है नहीं। होगा, मुझे तो आशा है। कुछ उथल-पुथल होगी और इंसान को अकल आएगी और फिर वो सही रास्ते पे चलना शुरू करेगा। और आपने लास्ट बुक कौन-से ईयर में लिखी थी? 2012 में कॉन्शियस इवोल्यूशन। तो लगभग 12 साल और हो गए। हाँ, तो 12 साल में कोई बुक क्यों नहीं आई? अब लिखने का मेरा रहा नहीं। अच्छा। अब ये वीडियोज़ हैं, इनको किया जा सकता है। अगर मान लीजिए बुक बनानी हो, हुँ। तो इसी को टाइप-टूइप करके बुक बन सकती है। अब मैं बोल तो सकता हूँ, लिखने का मेरा अब आप थोड़े मॉडर्न हो गए हैं। मॉडर्न नहीं, एक तो मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा-सा कंट्रोल कम हो गया। ओके। तो मैं हाथ ही से लिखना चाहता हूँ तभी मज़ा है, हुँ। चित्र वगैरह बना के। तो बहुत स्लो प्रोसेस भी है, उतना टाइम भी नहीं है। पर जैसे वो हाथ से लिखना और जैसे आपने वो इलस्ट्रेशंस बनाए हैं, हुँ, 1000 वर्कशीट्स, वो जो सुकून देता था या वो क्रिएटिव प्रोसेस कुछ तो एक जॉय ऐड करता होगा, तो हुँ। क्या अब उसे मिस नहीं करते आप? अब सब ध्यान से मिल जाता है मुझे। अब मैं कुछ मिस नहीं करता। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती अब। अ, ध्यान में बैठ गए या चलते-चलते या कैसे भी, मतलब अपने अंदर के साथ रहना है और उसी से सब हो जाता है। बाकी कभी बात चल रही है, कुछ 2-4 लोग इकट्ठे हो गए कि चलो जी गाना कर लेते हैं, तो उनका दिल रखने के लिए मैं भी कर लेता हूँ। पर उसकी ज़रूरत नहीं महसूस होती मुझे अपने लिए अब। आपने जैसे अभी ये बात बोली कि अब मेरे को ज़रूरत नहीं महसूस होती, मेरे को ध्यान से सब मिल जाता है। हुँ। तो क्या ये बात आप पे ही लागू होती है या नॉर्मल इंसान भी इस स्टेट पे आ सकते हैं? मैं नॉर्मल नहीं हूँ क्या? ये तो सबके लिए है, सबके लिए। क्योंकि मैं तो 20-24 कब की बात है, 97-98 में इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड था, इतनी ज़्यादा एंग्ज़ायटी थी कि मैं नॉर्मल से भी कहीं बहुत नीचे चला गया था। ये तो कोई भी अभ्यास करेगा तो सबका एक ही है। अंदर सबके पास सब कुछ है। अब ये है कि वो कितना-कितना एक्सप्लोर करता है। तो मुझे मतलब बहुत-बहुत धन्यवाद सर इस हुँ, कन्वर्सेशन के लिए। मतलब बहुत कुछ इसमें सीखने को, जानने को मिला हुँ, या आपके राइटिंग प्रोसेस के बारे में जानने को मिला कि आपने क्या लिखा, क्यों लिखा, कब लिखा। तो वैसे अब तो मुझे नहीं पता कि आप अगली कोई किताब लिखोगे या नहीं लिखोगे, अब तो शायद वीडियोज़ ही कन्वर्ट करके किताब बनानी पड़ेगी। हुँ, पर मैं आशा करूँगा कि आप फिर कुछ नए आइडियाज़ पे काम करें और हुँ, करते रहें, हुँ, जब तक आप हम लोगों के साथ हैं। हुँ, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। हुँ। तो थैंक यू सर फॉर दिस वीडियो।